ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके, लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने स्पेसिमेन पेपर और 2022 का जो है वो पेपर नंबर 2 सॉल्व किया था। और आज जो है वो पेपर नंबर 2 और पेयर 21 पेपर नंबर 2 वेरिएंट 2 सॉल्व करते हैं। और प्रीवियस दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं वो, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी। तो 21 स्टार्ट करते हैं। और 21 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने सिर्फ एक डिफरेंस मेंशन करना है, तो आप जर्नल डेफिनेशन भी अगर आप इनके लिखते हो तो वही इनका डिफरेंस भी हो जाएगा, सिंपल। तो अगर आप स्केलर क्वांटिटी की बात करो, स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड होती है, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं इंक्लूड होती। और वेक्टर क्वांटिटीज में हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी डज नॉट हैव डायरेक्शन। और अगर हम इसे वेक्टर से कंपेयर करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन कंपलसरी है। और आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में से मैग्नीट्यूड होगा आपके पास, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होगी। चॉइस आपकी, आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक मार्क के लिए ज्यादा डिटेल आपको नहीं करनी यहाँ पर। सेकेंड पार्ट, स्टेट टू एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ क्वांटिटी। दोनों की आपने दो दो एग्जांपल्स मेंशन करनी है। स्केलर के लिए जल्दी से अगर आप एग्जांपल लिखो तो सबसे पहली एग्जांपल मास और उसके साथ स्पीड। और वेक्टर में अगर हम क्वांटिटी लिखते हैं तो वेक्टर में जो है वो वेट। इन्हीं की ऑपोजिट क्वांटिटीज आप लिख दो, क्योंकि वेट में डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है और वेलोसिटी में भी आपके पास डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। सो स्केलर क्वांटिटी इज स्पीड एंड मास एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर वेट एंड वेलोसिटी, because both include direction plus magnitude, that is weight and velocity. Okay, so part B, figure shows the direction and size of two vectors P and Q. In a space next to figure 1.1, draw a labeled vector diagram to show the resultant vector. Okay, we have to solve the resultant vector. We have to find out the resultant vector of vector P and Q. So simple sa concept hai, by using head to tail rule, we can easily find out the resultant vector. And in question, they also ask you to draw the vector to the same scale. It means you need to select the same measurements which is already mentioned in the क्वेश्चन। सो उनकी वैल्यूज को आप सेम, लेंथ को सेम कॉपी करते हुए ड्रॉ करना है आपने। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो क्यू का हेड यहाँ पर मिलेगा हमें, ये क्यू की टेल होगी, पी का हेड यहाँ पर है और पी की टेल ये वाले पॉइंट पे है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली इन्हें सेट करते हैं, तो लेट सपोज सबसे पहले हम पी को सेट करते हैं। तो पी वेक्टर आपके पास ये इस डायरेक्शन में आ गया। और सेकेंडली अब हम क्यू को सेट करेंगे, तो क्यू को यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्यू की डायरेक्शन आ गई। और दिस विल बी द डायरेक्शन फॉर पी। सो दिस इज द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द अपर साइड रिप्रेजेंट्स यू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। और रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए सिंपल, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन starting from the tail of the P ending towards the head of vector Q. So this will be the resultant vector. तो इस तरह से आपने सिंपल इसका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। सो दैट क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क। सो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई आपने वैल्यू इसमें फाइंड आउट नहीं करनी, स्केल मेजर नहीं करना। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट नीड टू ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम ऑफ इट। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Car approaches a set of traffic light. The light changes to red at time t is equals to 0. Figure 2.1 shows how the speed of the car changes with time. Okay, so we are having a graph of a car related with the speed and the time. The car starts to slow down a short time after the light changes to red. Determine the time between the lights change to red and the car starting to slow down. So वो हमने टाइम स्लॉट इसमें से फाइंड आउट करना है या वो टाइम की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है कि जहाँ पर जो कार है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हो रही है एंड जहाँ पर लाइट आपके पास रेड्स हुई और कार ने ब्रेक लगाने शुरू की और वहां से फिर वो स्लो डाउन होगी क्योंकि जब तक रेड लाइट नहीं होगी तो वो तब तक कार अपनी स्पीड को स्लो डाउन नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि कार इनिशियली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, आप ग्राफ को देख के आइडिया कर सकते हो। तो यहाँ तक कार की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और इस पॉइंट के बाद जो है वो कार स्लो डाउन होना स्टार्ट हो रही है। तो इस पॉइंट को अगर आप मार्क करते हो ग्राफ से, सो दिस विल बी इक्वल टू 1.4 सेकेंड्स। सो दिस इज द टाइम स्लॉट। इस टाइम स्लॉट पर जो है वो कार ने स्लो डाउन होना शुरू किया है। सो आंसर विल बी 1.4 सेकेंड्स। सो ये सिंपल सा हमारे पास आंसर होगा। और नेक्स्ट पार्ट बी, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस आपके पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होगा वो कांस्टेंट होगा या चेंज इन स्पीड जो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो या वेलोसिटी आप कह सकते हो वो आपके पास कांस्टेंट होगा। तो सिंपल चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी और ये चेंज हमारे पास सेम होगा क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल स्पीड चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सेम चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी in the same time. So that will give you the concept of uniform acceleration. That is simple. State how figure 2.1 shows that the deceleration of the car between t is equals to 2 seconds and t is equals to 7 seconds is non-uniform. So with the reference or taking the reference from the graph, you have to show that the deceleration of the car between t is equals to 2 and 7 seconds. एक्सप्लेन ये करना है कि ग्राफ से आपको कैसे आइडिया होगा कि कार जो है वो बिटवीन 2 and 7 सेकेंड जो है वो डेसेलरेट कर रही है और उसकी जो डेसेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। डेसेलरेट तो कर रही है वो 1.4 सेकेंड्स के बाद से ही, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म कैसे वो आपने बताना है। तो अगर आप 1.4 के बाद से अगर आप ग्राफ देखो तो वो डिक्लाइन तो कर रहा है, इसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वो डेसेलरेट कर रहा है क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है। लेकिन इस स्लॉट पर आकर उसमें थोड़ा सा चेंज आया, आपके पास देखो ग्राफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो पहले डाउनवर्ड थी फिर थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ जाकर ग्राफ थोड़ा सा देर बाद जो है वो जीरो को जाके टच हुआ। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो स्पीड का चेंज था विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, मतलब उसके ग्रेडियंट में उसके स्लोप में चेंज आया है, जिसकी वजह से आपके पास जो डेसेलरेशन है वो अब यूनिफॉर्म नहीं है। तो ड्यू टू चेंज इन द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो ग्राफ हो या ग्रेडियंट, आपके ग्राफ के ग्रेडियंट की बात कर लो आप या स्लोप की, तो उसकी चेंज की वजह से आपके पास आप ये आइडिया कर सकते हो कि इन टाइम स्लॉट में जो है वो चेंज जो आया वो इस ग्रेडियंट की वजह से डेसेलरेशन आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है। और नेक्स्ट, determine the distance the car travels from the moment the car starts to slow down until it stops। अब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने स्टार्ट्स टू स्लो डाउन एंड अनटिल इट स्टॉप, तो जहां से वो स्लो डाउन होना स्टार्ट हुई है इट मींस 1.4 से आपने इसको फाइंड आउट करना शुरू करना है टिल द कार स्टॉप्स। तो ये आप स्टार्टिंग पॉइंट लोगे, ये एंडिंग पॉइंट है
और अब आप चाहो तो इस पे दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, फर्स्ट पे हम ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और जो सेकंड है इस पे हम राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ट्रेपीजियम और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला आप यूज करके इजीली जो है वो इसमें से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपल हम यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ट्रेपीजियम और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। सबसे पहले ट्रेपीजियम की मार्किंग कर लेते हैं, और ट्रेपीजियम की मार्किंग आपके पास यहाँ पर सिंपल है। ये एक साइड को हम ए कंसिडर कर रहे हैं, ये साइड बी, और दिस विल बी द एच। तो एक फॉर्मूला ट्रेपीजियम के लिए यूज होगा, ए की वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ साइड पर, फिर हम उसे नीचे सॉल्व कर लेंगे। ए इक्वल है टोटल 20, एंड बी इज इक्वल्स टू 8, एंड एच इज इक्वल्स टू, अच्छा एच के लिए अब 4 नहीं लिखना क्योंकि ग्राफ जो है 1.4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 माइनस 1.4, सो दैट विल बी इक्वल टू 2.6। ये सारे हमारे पास पैरामीटर्स होंगे फॉर ट्रेपीजियम। और ट्राइंगल की अगर हम बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो उसमें बेस 4 से स्टार्ट होकर 7 तक, 1 2 3, और टोटल 8। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो दैट विल गिव अस द फाइनल वैल्यू। तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें हम ट्रेपीजियम का एरिया इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो ट्रेपीजियम के लिए जो पैरामीटर्स थे, दिस इज फॉर ट्रेपीजियम एंड दिस इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, और जो वैल्यूज हैं 1/2। ए के लिए वैल्यू आई थिंक 23, 28, 2.6, 2.6। सो ये सारी वैल्यूज फॉर ट्रेपीजियम आ गई। और सेकेंडली वी आर हैविंग बेस इक्वल्स टू 3 एंड 8, 3 and 8, यस। सो इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद जो फाइनल डिस्टेंस की वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू 48 पॉइंट समथिंग, एंड राउंड फिगर अगर हम उसे करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू 48.4, राउंड फिगर कंसिडर करने के बाद 48 meters। Okay, so this is the answer for area under the curve, or the distance traveled by the car when it starts slow down till it stops. Question number 3, it shows a Newton meter. Newton meter हमारे पास given है, and the reading on the Newton meter is 3 Newton. Describe how the reading on the Newton meter is used to find the mass of the brick. ठीक है, अब हमारे पास रीडिंग्स आ गई न्यूटन मीटर पे, दैट इज 3 न्यूटन, और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द मास ऑफ द ब्रिक। सो दैट इज वेरी सिंपल, वी नो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेट ऑफ एनी बॉडी, W इक्वल्स टू mg, एंड वी यूज द सेम फॉर्मूला टू फाइंड आउट द mass of the body if weight and the gravitational strength is given. So we can simply find out with the reference of that same formula, mass is equals to the reading of that Newton meter, or the weight of the body, divided by the value of a small g, that is gravitational field strength, or in simple words we can say that m is equals to W over g,
This will help us to find out the value of mass of the brick, right? Secondly, the same brick and Newton meter are used in apparatus shown in figure 3.2. The meter rule is pivot at its center and is balanced. The reading on the Newton meter is not shown. न्यूटन मीटर पे रीडिंग शो नहीं है और ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मीटर रॉड है दैट इज पाइवट फ्रॉम द सेंटर एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट and state the principle of moment for a body in equilibrium. First of all, we need to write the principle. The principle is very much simple. Sum of all moments acting on a body in an equilibrium state. अगर आपके पास equilibrium state जिस तरह आपके पास initial given है अभी डायग्राम में, उस equilibrium state में अगर हम moment find out करते हैं तो वो moment balance होते हैं. जो आपके पास clockwise rotation होगी उतनी ही आपको anti clockwise rotation भी मिलेगी. So that is a simple principle of moment. So it means that sum of all moments acting on a body in an equilibrium state is equals to 0. So that is the concept. और नेक्स्ट डिटरमाइन द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर पे रीडिंग फाइंड आउट करनी है तो हमें इसका रूल यूज करना होगा दैट वी फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट द रोटेशंस दैट द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द मीटर रूल. तो सबसे पहले पाइवट सेंटर बिल्कुल सेंटर में इस बार, तो हमें कुछ ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पाइवट के लिए. तो पाइवट बिल्कुल सेंटर में, और सबसे पहले इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इस ब्लॉक का वेट ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में ऊपर एंड दैट इज इक्वल्स टू 3 न्यूटन. So it means that the force of 3 Newton is already acting in downward position. और अगर हम ब्रिक के रेफरेंस से देखें so this meter rule will move in anti-clockwise direction if force is going to be exerted by this brick. And second, if we take the reference of the Newton meter, so if only force act by the Newton meter, let's suppose अगर आप इसे इग्नोर कर दो ब्रिक को कि अगर ब्रिक यहाँ पर नहीं हो और न्यूटन मीटर से फोर्स अप्लाई करते हैं तो न्यूटन मीटर की तरफ से जो फोर्स अप्लाई होगी वो क्लॉकवाइज होगी. सो यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन है और जो नीचे आपके पास ब्लॉक है ब्लॉक की वजह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है. तो इसका मतलब है दोनों आपके पास ऑपोजिट मोमेंट है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो लेट्स सपोज अब इनकी मार्किंग कर लेते हैं हम अकॉर्डिंगली. लेट्स सपोज वी कंसीडर 3 न्यूटन एज F1. सो F1 के लिए हमें इसका मोमेंट आर्म भी चाहिए. सो मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the pivot and the line of action. So that is the distance for D1 and that is the moment arm for Newton meter, that is D2, and we have to find out the value of F2. The concept is very much simple. You just need to find out the value using the formula that clockwise rotation is equals to anti-clockwise rotation. So F1 multiplied by D1 is equals to F2 multiplied by D2, and F1 is equals to 3 and D1 is equals to 30. 20 plus 10 दोनों वैल्यूज यहाँ पर एड अप हो रही हैं is equals to F2 is unknown and D2 is equals to 20. And your final answer of F2 will be equal to 4.5 Newton. So you have to show this whole working over here. So reading on the Newton meter will give you the value of 4.5 newtons. का मतलब है जो फोर्स की वैल्यू आपको वहां पर शो होगी न्यूटन मीटर में that will be equals to 4.5 Newton. Part C, a beaker of water is placed so that the brick is partially submerged in water as shown in figure. The apparatus is adjusted to keep the rule horizontal.
ओके अगेन अब यहाँ पे वाटर बी कर रखा है और स्केल को दोबारा एडजस्ट किया, और अब वो दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट में। सजेस्ट व्हाई द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज लेस देन इन योर आंसर इन बी पार्ट टू। सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच सिंपल। कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आपके पास जो वाटर में उसे हमने इमर्ज प्लेस किया उस ब्रिक को, तो उसकी वजह से होगा ये कि वाटर की रेजिस्टिव फोर्स होगी, उसकी आप थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगी ब्रिक पर, जिसकी वजह से ऑपोजिट फोर्स होने की वजह से वहाँ पे उसका वेट थोड़ा सा लाइट फील होगा ब्रिक को। तो इसलिए आप उसको बैलेंस करने के लिए भी फोर्स हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सा रीजन है यहाँ पर कि आपके पास फोर्स जो एक्ट कर रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो एक फोर्स आपके पास अपर डायरेक्शन में एक्ट करेगी, एन अपवर्ड फोर्स। और ये फोर्स आपके पास वाटर की वजह से अप्लाई हो रही है, सिंपल हमें डायग्राम में क्लियरली वहां पर दिख रहा है। और इसकी वजह से आपके पास जो फोर्स होगी, जो हमारे पास न्यूटन मीटर की साइड से थी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो और जो क्लॉकवाइज फोर्स थी वो दोनों अब थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएंगी और बैलेंस भी होंगी। इट विल ऑल्सो रिड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जब हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट जो डाउनवर्ड वेट था वो डिक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज जो न्यूटन मीटर पे रीडिंग थी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब हमें उसने इतने ज्यादा फोर्स को बैलेंस नहीं करना, कम फोर्स को बैलेंस करना है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पार्ट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से आपके पास अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगी ब्रिक पर, वो उसे थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेगा, तो ये सपोर्ट कर रहा है बेसिकली न्यूटन मीटर को, उसकी रोटेशन को। सो दैट्स व्हाई इट विल बी सिंपल फॉर अस। ओके यहाँ पर सेम एक एक्सपेरिमेंट है और फिगर 4.1 shows tube A and the clock both fixed in position on the left of the barrier. There is a smooth surface, a hollow tube B on the right hand side, and we are having a ear to hear the sound. And the sound from the ticking clock passes along tube A and is incident on the smooth surface. A student listens to the sound passing along tube B, which is on the right of the barrier. On figure 4.1, draw tube B in the position where the sound heard by the student is loudest. अब यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट वो आपका चेक कर रहे हैं, क्योंकि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, वेव्स की कैटेगरी में लाया करता है। तो सिंपल आपने ये शो करना है कि आपने इस ट्यूब को कहाँ प्लेस करना है कि जिस पोजीशन पर आपको जो साउंड है मैक्सिमम सुनाई दे। तो वेव्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट में हम ये डिस्कस करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से लाइट या कोई भी वेव आपके पास स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस को, तो सेम उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ये जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रही है, तो उसी डायरेक्शन में आपने इस ट्यूब को ड्रॉ करना है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ट्यूब बी। हम इसे इस एंगल पर रखेंगे ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास सेम हो जाए। और नेक्स्ट एक्सप्लेन योर आंसर टू पार्ट वन, और पार्ट वन में जो हमने आंसर लिखा उसे एक्सप्लेन भी करना है। सो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि एंगल जो है वो आपके पास साउंड वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम स्मूथ सरफेस
and due according to law of reflection. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने सिंपल ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to angle of reflection. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन का हमने शो करना है साउंड के लिए. और सेकेंडली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड. स्टेट अ टिपिकल वैल्यू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड. टिपिकल वैल्यू पूछिए यहाँ पर आपने. सिंपल जो है वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो आपके माइंड में सॉलिड से रिलेटेड, जिस तरह हमने लेक्चर में स्टील और इनकी वैल्यूज 5000 6000 डिस्कस की थी. तो बेसिकली थाउजेंड्स में वैल्यूज होती हैं साउंड के लिए. और मतलब 10,000 और 1000 के मिड में आप कोई भी वैल्यू लिखोगे वो एक्सेप्टेबल है. तो हमने स्टील की वैल्यू पढ़ी थी, वो 6000 मीटर पर सेकेंड थी. तो हम यहाँ पे 6000 मीटर पर सेकेंड कंसिडर कर रहे हैं. आप 1000 से लेकर 10,000 के बीच में कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हो. एक्सेप्टेबल है क्योंकि टिपिकल वैल्यू पूछी है वहां पर, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में नहीं पूछा. Next, figure 5.1 shows a method of producing sandpaper using static electricity. और sandpaper बनाया जा रहा है using static electricity. Glue is sprayed on the moving paper. Moving paper पे glue spray हो रही है. The sticky paper then passes between the two metal plates. On one of the plate is positive, other is negative. There is an electric field between the plate. On figure 5.2, draw the electric field between the two plates. Show the direction of the इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सिंपल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना है, तो ये तो बहुत सिंपल सा काम है. ये तो हम इजीली कर सकते हैं. तो इसको शो करने के लिए सिंपल हमने क्या करना है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन शो करनी है. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में आपने यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन को शो करना है. एटलीस्ट आपके पास 3 लाइंस होनी चाहिए एटलीस्ट ड्रॉ करने के लिए, वरना आप चाहो तो पूरा प्लेट तक फिल कर सकते हो, वरना एटलीस्ट 3 लाइंस तो कंपलसरी है. Next, grain of sand are present just below the sticky paper. Each grain of sand is a conductor of electricity. और पेपर है यहाँ पे, स्टिकी पेपर्स के नीचे जो है वो सैंड ग्रेन्स है और वो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकते हैं. और उसके बाद है फिगर 5.3 shows two layer of sand grains in the space between the two plates. ठीक है. Explain using ideas about the movement of charge why the top layer of the sand becomes positively charged. अब ये टॉप लेयर की बात कर रहे हैं कि ये जो आपके पास टॉप लेयर होगी सैंड ग्रेन की, वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों होगी. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके ये बताना है कि यहाँ पर जो है वो फर्स्ट लेयर आपके पास जो टॉप लेयर होगी वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होगी. क्योंकि आपके पास देखो नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज ऊपर है. तो आपके पास थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो टॉप ऑफ द लेयर ऑफ सैंड पर शिफ्ट हो जाएंगे, और नेगेटिव जो है वो अट्रैक्शन की वजह से और दूसरी नेगेटिव प्लेट की रिपल्जन की वजह से वो पॉजिटिव की साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है. और क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होती है, पॉजिटिव चार्ज में नहीं. तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से लिखना हमेशा. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास टूवर्ड्स पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएंगे. इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज. तो वो पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ शिफ्ट होने की वजह से आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास टॉप लेयर पे रह जाएगा, और नेगेटिव चार्ज सारा जो है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज द आंसर फॉर पार्ट 1. एंड स्टेट व्हाई द टॉप लेयर ऑफ द सैंड मूव्स टुवर्ड्स द स्टिकी पेपर.
और अब ये टॉप लेयर अब स्टिकी पेपर की तरफ शिफ्ट की होंगी। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर हमें दिख रहा है कि ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से अब ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने के साथ साथ अब बीच में तो क्योंकि स्टिकी पेपर आ गया, तो ये सारी सैंड आपके पास जो है वो पॉजिटिव लेयर इस पेपर पे स्टिक हो जाएगी, नेगेटिव तक तो नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि ये बीच में पेपर है। तो पॉजिटिव तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे या नेगेटिव प्लेट उसे अट्रैक्ट कर लेगी, जिसकी वजह से वो पेपर पर स्टिक हो जाएंगे क्योंकि पेपर उस नेगेटिव प्लेट से पहले है, तो वो सारे पॉजिटिव उस स्टिकी पेपर पर जाकर स्टिक हो जाएंगे। ओके, फारसी कैलकुलेशन पार्ट। और यहाँ पर फर्स्ट लाइन में रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक बाय वॉकिंग अक्रॉस अ सर्टेन टाइप ऑफ कार्पेट, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द हैंड एंड द मेटल इज potential difference V, and the charge transfer, that is the value of charge Q. Calculate the energy transfer when the spark jumps across the air gap from the metal onto its hand. आपने सिंपल जो है वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करना है आपने सिंपल, E इज इक्वल्स टू क्यू वी। और सिंपल आपके पास जो है वो Q को मल्टीप्लाई करना है सिंपल, दैट इज 4 × 10⁻⁻⁴, और से 2000 से मल्टीप्लाई करना है, so that will be 8000 into -4। और आप चाहो तो 8000 लिखना था इससे पहले, फिर इसकी पावर आएगी, तो 8000। अब हम इसके डेसिमल को शिफ्ट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 फोर प्लेसेस बैक साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.80 जूल्स। ये इसका एनर्जी का आंसर हो जाएगा। So that is also very much simple. Question number 6. The power input to a filament lamp when connected to a 12-volt supply is 20 watt. So we are having a value of power, and also we are having a value of voltage. So power given है, voltage given है, state what is meant by power। सबसे पहले power की definition लिखनी है। So power के लिए हमने definition लिखी थी, rate of doing work is called power। क्या वर्क डन को जब टाइम से डिवाइड करते हो, तो सिंपल सा पावर का कॉन्सेप्ट है। या वर्क डन इन यूनिट टाइम भी आप लिख सकते हो या पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, क्योंकि रेट के वर्ड का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे टाइम को इंक्लूड कर लिया। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और वी हैव टू फाइंड आउट द करंट। सो करंट फाइंड आउट करना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, P इज इक्वल्स टू वी आई इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पावर, एंड P डिवाइड बाय V आपको करंट की वैल्यू देगा यहाँ पर। सो दैट विल बी इक्वल टू 20 / 12, and 20 / 12 is 20 डिवाइड बाय 12, तो 1.66, इट मीन्स इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.7 एम्पियर। और पार्ट 2, द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और फिलामेंट की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इनिशियल हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है और वोल्टेज है और पावर है। रेजिस्टेंस के लिए हम V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर।
और R इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक करंट, और वोल्टेज की वैल्यू इनिशियली जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 12, और इसे हम करंट से डिवाइड कर लेंगे 1.7, so that will be equal to 7.05, that is 7 ohms. 7 ohms हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस होगी। और नेक्स्ट पार्ट, द फिलामेंट इन एन अदर लैम्प इज मेड फ्रॉम थिनर वायर ऑफ द सेम लैम्प। एक और फिलामेंट यूज कर रहे हैं और उसमें जो वायर है वो पहले से थिन है लेकिन लेंथ में सेम है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका थोड़ा सा डिक्रीज किया हमने और लेंथ को सेम रखा है, और मटेरियल भी सेम है। बोथ लैम्प्स आर कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सप्लाई। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ यूजिंग थिनर वायर इन द फिलामेंट इफेक्ट्स द पावर इनपुट टू द लैम्प। अब पावर पे क्या इफेक्ट होगा ये आपने सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया कि वायर को थिन कर लिया। वायर थिन करने का मतलब ये कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होगा। जो सिंपल फॉर्मूला अगर आपको याद है, इसमें फॉर्मूला हमने यूज किया था R इज इक्वल्स टू रॉ L ओवर A। तो यहाँ पर हम एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज कर रहे हैं बेसिकली, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। तो रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होगी तो पावर आपके पास जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है सिंपल। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि रेजिस्टेंस ऑफ द सेकंड फिलामेंट will increase due to क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास डिक्रीज हुआ है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। और सेकेंडली जो उन्होंने पावर का कॉन्सेप्ट पूछा है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, P इक्वल्स टू वी आई में जो वोल्ट करंट की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी, तो पावर की वैल्यू भी जो है वो आपके पास स्मॉल होगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वैल्यू। ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है डीसी मोटर। So we are having DC electric motor. The motor is connected to a battery with the positive terminal of the battery connected to terminal A. Explain why the coil turns in the direction shown. So rotation यहाँ पर mention है, so it is likely to be एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है। सिंपल आपने एक्सप्लेन ये करना है कि वो क्यों रोटेट करेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी आपको पता है कि पॉजिटिव से कनेक्ट किया हमने टर्मिनल ए को, और बी को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से। तो जब करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना है कि देयर विल बी अ थर्ड क्वांटिटी विच इज ऑफ फोर्स, सो फोर्स विल एक्ट ऑन द कॉइल एंड दैट हेल्प्स द कॉइल टू रोटेट within the axis in DC motor. And we can also find the direction of force with the reference of left hand rule. सो आपने पहले तो ये बताना कॉइल टर्न क्यों कर रही है, डायरेक्शन का तो कॉन्सेप्ट खैर उन्होंने अभी नहीं पूछा, तो सिंपल आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed
in a uniform मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखेंगे जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो फोर्स विल एक्ट ऑन द कॉइल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों इफेक्ट की वजह से आपके पास फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉइल और वो फोर्स जो है वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। एक अगर अपर जा रही है तो दूसरी फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई होती है। ये आप लेफ्ट हैंड रूल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम इसे सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। और द टर्निंग इफेक्ट इज इंक्रीज व्हेन द कॉइल इज वाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन। तो आपके पास टर्निंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी रोटेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी जब कॉइल को हम वाउंड करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर पे। तो उसका रीजन बताना है। अब इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब आप आयरन कोर यूज कर रहे हो तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो भी एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर फोर्स अप्लाई होगी, तो आपके पास जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो सॉफ्ट आयरन will also act like a magnet, and due to strong magnetic field, force on the coil will increase। तो फोर्स हमारे पास जो कॉइल पर है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास से स्ट्रांग हो गई है। हमने सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया, वो भी आपके पास मैग्नेट का काम कर रहा है। तो इस रीजन की वजह से आपके पास फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, रोटेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड सजेस्ट वन अदर वे टू इंक्रीज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द मोटर। एक उन्होंने आपको खुद रीजन दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके अलावा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर लो। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप कोई भी एक मेंशन कर सकते हो। एक फैक्टर हमने यहाँ पर लिख लिया, इंक्रीज द करंट। तो करंट की वैल्यू हम इंक्रीज कर दें तो आपके पास जो है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोटर भी इंक्रीज हो जाएगा।
Okay, question number 8 is related to the potential divider, and we are having a potential divider. Two resistors are connected. Okay, there is an input voltage of 6 volt. यहाँ पर input voltage 6 volt का है. So that is equals to VI, that is input. Complete table 8.1 to show the output voltage for different values of the resistors of two resistors. तो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज गिवन है और इनपुट वोल्टेज जो है वो 6 है. और जब दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो आपको पता है कि इक्वली डिवाइड होगा वोल्टेज. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 6 को आप टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दो. सो दैट विल बी इक्वल टू 3.0 वोल्ट. और जब आपके पास R2 की वैल्यू 1200 है और R1 की वैल्यू 800 है, तब उस वक्त वोल्टेज कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है आउटपुट. तो जब भी आपके पास रजिस्टर जो भी आउटपुट के साथ कनेक्ट होता है, तो पोटेंशियल डिवाइडर के लिए सिंपल सा फॉर्मूला दैट R2 इज इक्वल्स टू, सॉरी, जो हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं. सो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू, अब जो भी आउटपुट के साथ रेजिस्टर है उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, दैट इज R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय द इनपुट वोल्टेज. सो R2 इज इक्वल्स टू, R2 की वैल्यू जो है वो 1200 है और नीचे दोनों को ऐड कर लेंगे तो सो दैट विल बी इक्वल टू 2000 और मल्टीप्लाई बाय 6 वोल्ट. So combining all the values, you will get the answer around 3.6. क्योंकि पोटेंशियल डिवाइडर का सिंपल सा रूल है कि जहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो वहाँ पे वोल्टेज भी इंक्रीज होता है. तो 3 वोल्ट तो पहले ही मिल रहे थे, तो अब उसके बाद जो है वो इंक्रीज ही होगा 3 से. सो दैट्स व्हाई वी विल गेट 3.6. ओके, सो पार्ट बी. पार्ट बी में चॉइस है हमारे पास, तो हम एलडीआर वाला करेंगे क्योंकि अब गेट्स वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है हमारे पास न्यूज में, सिलेबस में. सो इन द सर्किट शोन इन फिगर 8.1, रजिस्टर R1 इज रिप्लेस्ड बाय अ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR. इन स्पेस बिलो ड्रॉ द सर्किट सिंबल फॉर एन LDR. तो सर्किट सिंबल ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो सर्किट सिंपल सिंपल सा आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. एक सिंपल रजिस्टर को ड्रॉ करना है सबसे पहले, और उसके साथ जो है वो लाइट रेज मार्क कर लोगे. So that is the symbol for LDR. The LDR is moved from darkness into daylight state. What happens to the resistance of the LDR and the output voltage? अब LDR को आप डार्कनेस की तरफ लेकर जाओगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, तो इंटेंसिटी कम होने की वजह से जो वोल्टेज होगा, सॉरी, LDR इज मूव फ्रॉम डार्कनेस टू डे लाइट, तो इसका मतलब है हम इंटेंसिटी इंक्रीज करें. तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब ये है, इंटेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई है तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली काम करते हैं. और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है आउटपुट भी हमारे पास डिक्रीज होगा वोल्टेज में. तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एंड द आउटपुट वोल्टेज विल आल्सो डिक्रीज. और पार्ट 3, a potential divider circuit can also be used to produce an output voltage that changes with temperature. अब उस कंपोनेंट का नाम लिखना है जो टेम्परेचर के साथ लिंक होता है, तो उसका भी नाम सिंपल है, थर्मिस्टर हम यूज करते हैं जो टेम्परेचर की एप्लीकेशन पे काम करता है. और एलडीआर जो है वो लाइट की एप्लीकेशन पे वर्क करता है.
अभी गेट्स वाला सेक्शन तो अब हमारे पास एक्सक्लूड हो गया, तो इसे करने की जरूरत नहीं है। Question number 9, figure 9.1 represents the conservation of energy in a mobile phone. सिंपल इसमें बैटरी, मोबाइल फोन और एनर्जी आउटपुट शो किया है। स्टेट द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर इन द बैटरी। तो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज केमिकल। तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका आंसर होगा दैट इज केमिकल एनर्जी। एंड द नेक्स्ट पार्ट स्टेट द यूजफुल फॉर्म ऑफ आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द बैटरी। अब आउटपुट हम उससे क्या आउटपुट ले सकते हैं, क्योंकि हम सिंपल उसको इलेक्ट्रिकल उसमें यूज कर रहे हैं अप्लायंस में। So the useful output form of energy is electrical energy. State two useful form of output energy from the मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन से आपने जो है वो डिफरेंट आउटपुट लिखने, पहले हमने बैटरी से लिखा तो बैटरी का काम ये था कि इसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। और अब फोन के लिए अब हम जो यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो स्क्रीन है उसके लिए लाइट सोर्स के लिए हम उसे यूज कर रहे हैं, स्पीकर्स में साउंड के लिए यूज कर रहे हैं, और तीसरा जो मेन पर्पस है कनेक्टिविटी का, तो उसमें से जो रेडियो वेव्स एमिट होंगी, तो कम्युनिकेशन के लिए वो हम रेडियो वेव्स यूज करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मल्टीपल आपके पास यूजेस हैं, कोई भी दो इसमें से आप लिख सकते हो। और when the battery is in use, the average current is 1.3 milliampere. So this is the value of electric current. Determine the charge that passes through the battery in a time for 2 minutes. तो टाइम की वैल्यू यहाँ पर 2 मिनट्स है, और सिंपल आपने चार्ज फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, और क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू 1.3 मिली एम्पेयर, सो 10 to the power -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सो 2 × 60। और जो चार्ज की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.16 कूलम्स। अच्छा, तो यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो 0.16 कूलम्स। और इसका जो पार्ट सी होगा, a student estimates the thermal energy produced in the battery when the mobile phone is used and uses this value to estimate the efficiency of the battery. He measures the temperature rise of 5 degrees, so temperature rise given है, or when the battery is in period of time, when the useful energy output from the battery is 5200 joules। तो ये आपके पास जो है वो यूजफुल एनर्जी आउटपुट आ गया 5200। और द मास ऑफ द बैटरी इज 110 ग्राम। मास भी गिवन है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है यहाँ पर, तो काफी सारी क्वांटिटीज ऑलरेडी मेंशन है। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बैटरी बाय 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सिंपल यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रेफरेंस दिया, और हमने थर्मल हीट यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर भी। तो सिंपल सी इज इक्वल्स टू ई ओवर एम डेल्टा टी। अब हमने इसमें एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 830 मल्टीप्लाई बाय मास। मास को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 100, सो 0.11 हो जाएगा। इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया है। और मल्टीप्लाई बाय जो टेम्परेचर का चेंज दिया है वो 5 डिग्रीज है, तो सिंपल हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो थर्मल एनर्जी होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू 460 जूल्स। सो ये हमारे पास जो है वो थर्मल एनर्जी है जो हमें रिक्वायर्ड है इसका टेम्परेचर 5 डिग्रीज इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है कि एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होगी। एफिशिएंसी की डेफिनेशन भी सिंपल, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं,
तो सिंपल हम इसको रेशियो लिख सकते हैं। रेशियो बिटवीन टोटल आउटपुट एनर्जी एंड टोटल इनपुट एनर्जी। तो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो होगा वो आपके पास एफिशिएंसी को डिफाइन करेगा यहाँ पर सिंपल। और इसको सिंपल आप फॉर्मूला की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो है वो आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल इनपुट वैल्यू पता होनी चाहिए, टोटल आउटपुट वैल्यू पता हो। तो लेट्स सपोज यहाँ पर अगर हम इनपुट वैल्यू देखें टोटल, तो यहाँ पर जो एनर्जी का इनपुट है, तो एनर्जी का इनपुट कुछ इस तरह से कि 5200 एक वैल्यू गिवन थी इनिशियली, और उसके साथ जो है वो आपके पास 460 थर्मल जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसे प्लस हो रही है। तो ये आपके पास एडअप हो जाएगी। सो 5200 के साथ 460 को ऐड करेंगे, तो टोटल हमने जो एनर्जी का इनपुट दिया है दैट विल बी इक्वल टू 5660 जूल्स। और उसके बाद अगर हम इसको आउटपुट और इनपुट से डिवाइड करते हैं, तो टोटल हमारा जो इनपुट है ये आपके पास 5660 है, और आउटपुट वैल्यू यहाँ पर मेंशन थी कि आउटपुट जो है वो सिर्फ 5200 का गया है। तो अब सिंपल हमने आउटपुट की वैल्यू जो है उसे मेंशन किया। सो द एनर्जी और द आउटपुट एनर्जी विल बी इक्वल टू ओनली 5200 जूल्स। और रेशियो फाइंड आउट करना है सिंपल, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 5200 डिवाइडेड बाय 5660। और डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आपके पास वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.92। और इसे अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 92%। तो 92% एफिशिएंसी रेट है। सिंपल हमने जो है वो आउटपुट वैल्यू को डिवाइड कर दिया इनपुट से, और इनपुट में 460 को इसलिए ऐड किया क्योंकि वो भी अमाउंट ऑफ हीट थी जो हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई द वैल्यू फॉर द एफिशिएंसी कैलकुलेटेड इन पार्ट 3 इज लार्जर देन द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द बैटरी। अच्छा, यहाँ पर ये कि जो हमने कैलकुलेट किया एफिशिएंसी 92%, एक्चुअल में जो है वो एफिशिएंसी 92 से लेस होगी। अब उसका कोई एक रीजन बता के उसे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होगा। अब इसमें यह है कि यहाँ पर हमारे पास जो थर्मल एनर्जी है वो लॉस भी होगी एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में ऐड होगी। तो उसका जो है वो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया हमने। हमने टोटल बस सिंपल एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एनर्जी लॉस हमने यहाँ पे फाइंड आउट नहीं किया। तो जब हम एनर्जी लॉस फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेटली 92% एफिशिएंसी डिक्रीज होगी, और वो लेस देन 92% होगी। तो इसका सिंपल सा रीजन ये है, ड्यू टू लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी इन द सराउंडिंग, हीट और थर्मल एनर्जी it will increase the temperature of the battery।
बैटरी का टेम्परेचर भी इस थर्मल इफेक्ट की वजह से इंक्रीज होगा बैटरी का, और जो भी उसमें से आपके पास एनर्जी है, और जब एनर्जी हम इसकी आउटपुट फाइंड आउट करेंगे तो वो लेस देन 5200 होगी, और 92% की जो एफिशिएंसी है वो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी will decrease due to change or due to loss of thermal energy। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वेव का क्वेश्चन है आपके पास। शैलो और डीप वाटर का कॉन्सेप्ट गिवन है यहाँ पर। द वाटर वेव इज मेड बाय डिपिंग अ वुडन बार अप एंड डाउन इन द वाटर। द बार मेक्स 10 complete अप एंड डाउन मूवमेंट इन 5 seconds। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द वाटर इन शैलो वाटर। अच्छा, इस तरह की जो डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, एक बार प्रीवियस भी किसी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वहाँ डिस्कस किया था कि इस तरह के कॉन्सेप्ट में आपके पास डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो स्टार्टिंग और ये एंडिंग पॉइंट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, और इसके बीच में आप देखो कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, टोटल 4 वेव्स कंप्लीट हो रही है, और 4 वेव्स डिस्टेंस कितना कवर कर रही हैं, 12 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक वेव के लिए वेवलेंथ होगी, या एक वेव की जो लेंथ होगी, उसको हम डिवाइड करेंगे 12 डिवाइड बाय 4, क्योंकि टोटल यहाँ पर 4 वेव्स बन रही हैं। ये जो डार्क लाइंस है ये ट्रफ आप इन्हें कंसिडर कर लो, और जो ब्राइट है वो क्रस्ट। सो क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, इस तरह से करके आपके पास वेव्स कंप्लीट होती हैं इस 2D डायग्राम में। फिर जब हम यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल 12 को डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि 4 वेव्स बन रही हैं यहाँ पर, और वो सारी की सारी वेव्स जो है वो 12 सेंटीमीटर के अंदर बन रही हैं। तो एक वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपके पास इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। तो एक वेव 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। नेक्स्ट उसमें आपने फ्रीक्वेंसी बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितना होगी, और इसमें लिखा हुआ है द बार मेक्स। अच्छा, एक आपके पास हिंट यहाँ पर दिया हुआ है कि द बार मेक्स 10 complete अप एंड डाउन मूवमेंट इन 5 seconds। तो हिंट तो आपको मिल गया यहाँ पर। अब आपने इससे फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हो, तो उसने 10 complete वाइब्रेशन की है 5 सेकंड में। तो इसका मतलब है कि एक वाइब्रेशन या एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो वो आप सिंपल यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हो। और अगर आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखो, तो फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन करते हो नंबर ऑफ वेव्स जो एक सेकंड या एक यूनिट टाइम में आपके पास जितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं, उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 10 वेव्स कंप्लीट हो रही है, और नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास टोटल 10 है, और टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स का है। तो सिंपल सी हमारे पास यहाँ पे 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब ये कि एक आपके पास सेकंड में 2 वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो 2.0 हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। पार्ट 3 है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द वाटर वेव इन शैलो वाटर। अब फ्रीक्वेंसी भी आ गई, वेवलेंथ भी आ गई, तो अब तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। सो v इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 2 हर्ट्ज, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। सो 2 3 इज 6। अच्छा, अब इसका यूनिट ध्यान से लिखना है, क्योंकि सेंटीमीटर में हमने वेवलेंथ को कंसिडर किया हुआ है। तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 2 हर्ट्ज थी। तो फ्रीक्वेंसी का कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेवलेंथ के साथ सेंटीमीटर है, स्पीड में भी सेंटीमीटर मीटर का कॉन्सेप्ट है। तो उसको आपने सही से यहाँ पे मेंशन करना है। क्वेश्चन का पार्ट 4 है। ऑन फिगर 10.2 ड्रॉ लाइंस टू शो व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर कंप्लीट करना है लाइंस को मैच करके। लाइंस को मैच करना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है,
जब वो डीप वाटर में एंटर होगा, तो डीप वाटर में एंटर होने के बाद उसमें क्या चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी आपको पता है सेम रहती है, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा। और स्पीड की अगर हम बात करें, तो स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। तो अब डीप वाटर में जा रहे हैं तो स्पीड आपके पास डिक्रीज होती है, सॉरी स्पीड इंक्रीज होती है, वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है, तो दोनों क्वांटिटीज आपके पास इंक्रीज होंगी। और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता जब हम डीप शैलो टू डीप वाटर जाएंगे, जिस तरह डायग्राम में मेंशन है। उसके बाद जो है वो आपके पास बाउंड्री दी है यहाँ पर, लेफ्ट साइड पे जो है वो शैलो वाटर है, और राइट साइड पर जो है वो डीप वाटर है। और वाटर वेव जो है वो शैलो टू डीप मूव कर रही है, वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने हैं यहाँ पर। अब वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने के लिए आपको पता है यहाँ पर नॉर्मल लाइंस ड्रॉ होगी, एक दो रेफरेंस के लिए आप ड्रॉ कर लो, फिर आप बाकी लाइंस उसी के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि डीप वाटर में आपको पता है कि वेवलेंथ जो है वो थोड़ा सा ग्रेटर होता है शैलो वाटर के कंपैरिजन में। अच्छा, अब यहाँ पर हम वेव्स को कंप्लीट करेंगे, और वेव को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें पता हो कि वेव जब आपके पास शैलो टू डीप जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब ये कि नॉर्मल लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब है ना तो ये कंप्लीट वर्टिकल जानी चाहिए, मतलब अगर वर्टिकल जाती तो इसकी ये पोजीशन है, तो ये वर्टिकल जो पोजीशन है वेव्स की वो, और जो आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो ये वर्टिकल और नॉर्मल के आपने बीच में ड्रॉ करना है इसे। और ये आपके पास यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो लाइन से जब आप ड्रॉ करोगे तो इनका डिस्टेंस भी यूनिफॉर्म होगा, और ये वेवलेंथ आपके पास पहले वाले वेवलेंथ से ग्रेटर होगा, तो ये आपके पास वेव की रिफ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर। अवे फ्रॉम नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है सिंपल। और उसके बाद ये है व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स, 7 डिफरेंट कलर से बनती है। स्टेट द नेम ऑफ 4 ऑफ द कलर्स इन द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड प्लेस देम इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ टू द लार्जेस्ट। अच्छा, अब इसमें आपको जो है वो अगर सीक्वेंस याद है, सीक्वेंस हमने इस तरह से याद किया हुआ है वेब की ओर करके। तो वायलेट से अगर हम शुरू करते हैं, तो वायलेट का मतलब ये है कि उसकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे स्मॉल होगी। और अगर हम रेड की वेवलेंथ की बात करें तो इसकी ग्रेटेस्ट होती है। तो अब हमारे पास सीक्वेंस आ गया, अब इसके अकॉर्डिंगली हमने लिखना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और विजिबल स्पेक्ट्रम के हमने जो है वो 4 कलर्स मेंशन करने, और फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में अगर हम जाते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो वायलेट का है। वायलेट के बाद फिर इंडिगो, फिर ब्लू, और फिर ग्रीन। तो वायलेट का सबसे स्मॉलेस्ट है, ग्रीन का उससे ग्रेटेस्ट है, और इसके आगे बाकी कंटिन्यू करेंगे तो 7 कलर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट में है नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। और फिगर 10.4 shows rays of white light emitted from a lamp. Complete figure 10.4 to show how narrow beam is produced from these rays and how a spectrum is shown on the screen. Label your diagram. तो यहाँ पर क्योंकि व्हाइट लाइट का कॉन्सेप्ट और 7 डिफरेंट कलर्स में भी स्प्लिट करने का कॉन्सेप्ट है, तो उसका मतलब है हमें प्रिज्म को यूज करना होगा। और नैरो बीम बनाने के लिए हमें एक चीज और यहाँ पे सेटअप करनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास प्रिज्म होगा।
तो सबसे पहले तो प्रिज्म हमने यहाँ पर यूज करना है, और प्रिज्म यूज करने के बाद जो लाइट यहाँ से एंटर होंगी, और लाइट एंटर होने के बाद जब इससे मूव करेगी, तो कोई भी लाइट रे हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, लेट सपोज। पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइट यहाँ से जब एंटर होगी तो आपको पता है वो लाइट अंदर जाकर डिस्पर्स होती है, तो डिस्पर्स भी आपने यहाँ पर शो करना है। वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली डिस्पर्स होती है, और यहाँ से भी बाहर आने के बाद फिर डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से वो स्प्लिट ही रहेगी 7 कलर्स में। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हमने नैरो करना है। नैरो करने के लिए अब हमें यहाँ पर स्लिट यूज करनी होगी, और स्लिट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। स्लिट यूज करने से होगा कि ये जो आपके पास डिस्पर्स वाइट लाइट है, और जो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हुई है, ये 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होने के बाद आगे जब फॉरवर्ड कंटिन्यू होगी, तो ये फॉरवर्ड आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए एक बीम की फॉर्म में स्क्रीन पर आपको मिलेगी, यहाँ इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये इनिशियल इंसिडेंट था, ये इंसिडेंट रे होगी, और ये सेकंड जो है वो रिफ्रैक्टेड, और लास्ट में जो है वो आपके पास स्पेक्ट्रम बन जाएगा 7 डिफरेंट कलर्स का, या डिस्पर्स आपके पास जब होती है लाइट, तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो रही है, और यहाँ पर आपके पास वो एक नैरो बीम की फॉर्म में जाकर स्क्रीन के साथ स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का सेटअप आपके पास मिलेगा। और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसमें आपने सबसे पहले ये बताना है कि स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल विच हैज द सेम मास एंड चार्ज एज बीटा पार्टिकल। तो सिंपल बीटा पार्टिकल की नेचर आपसे पूछिए, और क्वेश्चन में भी जो है वो बीटा पार्टिकल का रेफरेंस दिया है, और उसकी कुछ रेंज दी है, फ्यू सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द डिटेक्टर उसे रखा है। तो बीटा पार्टिकल जैसी नेचर जो है वो, अगर आप बीटा की नेचर जानते हो, वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिंपल इसमें भी आंसर आपने इलेक्ट्रॉन ही लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ही नेचर सेम होती है बीटा पार्टिकल जैसी। और स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाई द मेटल केसिंग इन फिगर 11.1 इज यूज्ड। और अब यहाँ पर फिगर में जो हमारे पास मेटल केसिंग है, वो मेटल केसिंग क्यों यूज की है ये हमने बताना है। तो अब यहाँ पर ये है कि हम नॉर्मली जो है वो रेडिएशन यूज करते हैं, तो हमें उसके सेफ्टी मेजर्स भी पता हो। तो हम यहाँ पे बीटा पार्टिकल यूज करें तो बीटा को एल्यूमिनियम से इजीली स्टॉप किया जा सकता है, तो हमने मेटल केस यूज किया है। तो मेटल केस यूज करने का मतलब ये कि बीटा जो है वो बाहर किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो बाहर किसी डायरेक्शन में एक्सपोज नहीं होगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में एक्सपोजर उसका हमें मिलेगा जहां पर हम उसकी रीडिंग्स को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। सो इसका प्रोसेस, उसका पर्पस ये है टू प्रिवेंट exposure of beta radiations in the surrounding। सो एक तो सिंपल सा आपके पास ये आ गया इसका कॉन्सेप्ट, और दूसरा पॉइंट हम ये बताएंगे कि बीटा पार्टिकल एल्यूमिनियम, फ्यू सेंटीमीटर एल्यूमिनियम से स्टॉप हो जाता है। तो बीटा पार्टिकल्स can be stopped by few centimeter of aluminium
तो एल्यूमिनियम के आपके पास थोड़ी सी भी थिकनेस से हम उसको इजीली स्टॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसलिए हमने मेटल यूज किया है। State and explain what happens to the number of particles detected in a minute as the radioactive source is moved। तो आपने बताने कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो डिटेक्ट हो रहे थे अभी तक डिटेक्टर में 1 मिनट के अंदर, तो उसमें आपके पास क्या चेंज आएगा अगर हम उसे मूव करते हैं अ फ्यू सेंटीमीटर्स फर्दर अवे फ्रॉम द सोर्स। अब अल्फा बीटा और गैमा की रेंज होती है, बीटा की रेंज अल्फा से ग्रेटर होती है लेकिन गैमा से कम होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सोर्स को थोड़ा सा दूर ले जाते हैं फ्यू सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द सोर्स, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आपके पास रीडिंग्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि उसकी रेंज आपके पास डिफरेंट होती है बीटा की, तो इस वजह से यहाँ पे रीडिंग में भी इफेक्ट आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स detected in a minute will decrease, and the reason is that cos beta particles वो आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे या तो स्टॉप हो जाएंगे ड्यू टू शॉर्ट रेंज। तो इस रीजन की वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिटेक्ट हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। और मोर देन अ मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स, अब मीटर में अगर हम दूर ले गए, पहले तो सेंटीमीटर्स में लेकर जा रहे थे, तो सेंटीमीटर्स तक तो हमारे पास कुछ रीडिंग्स चेंज हो रही थी, लेकिन अब हम मीटर्स अवे ले गए, तो मीटर्स अवे लेकर जाने का मतलब ये कि अब तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि बीटा पार्टिकल की रेंज ही नहीं होती। तो इसका मतलब है नो पार्टिकल्स डिटेक्टेड बिकॉज बीटा पार्टिकल्स आर नॉट एबल टू मूव मीटर ऑफ डिस्टेंस। तो वो मीटर्स में जब हमारे पास डिस्टेंस होगा तो बीटा वहां पे ट्रैवल नहीं कर सकता, वो पहले ही एयर में एब्जॉर्ब हो जाएगा या आपके पास स्प्रेड आउट होकर जो है वो उसकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी, या वो आपके पास आयोनाइज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से आपके पास वो मीटर्स के डिस्टेंस में ट्रैवल ही नहीं कर सकता। Part D, a nucleus of strontium-90 decays by beta emission to a nucleus of yttrium-Y. Complete the decay equation for this decay। अब बीटा का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा था कि यहाँ पर मास में कोई चेंज नहीं आता बीटा में, और वाई में जो चेंज लाना है, वाई में चेंज इस तरह से आएगा कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो यानी प्रोटॉन नंबर वहां पर एक ऐड हो जाएगा 39, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, और ऊपर जो चेंज है वो कुछ भी चेंज नहीं आएगा उसमें, तो मास सेम रहेगा 90, और यहाँ पर बीटा के साथ आएगा 0, क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं आता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन बोथ रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। फ्यूजन और फिशन में आपने कंपैरिजन बताना है। पहला तो बेसिक इनकी डेफिनेशन का ही डिफरेंस है कि न्यूक्लियर फिशन में हम अगर बात करें तो फिशन में हम स्प्लिट कर रहे होते हैं एक हैवी न्यूक्लियस को स्मॉल न्यूक्लियस में, दो स्मॉल न्यूक्लियस में, और इसमें जो है वो हम कंबाइन कर रहे होते हैं
फ्यूज कर रहे होते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है। और फिशन रिएक्शन में नॉर्मली होता है कि न्यूट्रॉन जब हिट करता है, आकर बम्बार्डमेंट करवाते हैं न्यूट्रॉन के, वो न्यूक्लियस को हिट करता है, तो उसके रिएक्शन में हमें फिर जो है वो न्यूक्लियस से स्प्लिट होता है और फिर चेन रिएक्शन कंटिन्यू होता है। और फिशन में ऐसा फ्यूजन में ऐसा नहीं होता। फ्यूजन में हम ये क्या कर रहे होते हैं कि स्मॉल न्यूक्लियस, यानी जिस तरह सन के एग्जांपल है, उनको कंबाइन कर रहे होते हैं। तो सिंपल आपने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर मेंशन करना है। इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, or we can say that two small combines to form a heavy nucleus, और इन फिशन रिएक्शन उसका हम रिवर्स लिखेंगे। हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू स्मॉल न्यूक्लियाई when neutron hits the nucleus of an atom। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस हो गया। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो यहाँ पर। फ्यूजन के लिए नॉर्मली हम सन की एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फिशन में जो है वो हमारे पास एटम बॉम्ब की एग्जाम्पल है। और दूसरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी हम यूज करते हैं। फिशन रिएक्शन को वहां पर हम यूज करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और डिस्क्राइब द कंडीशन नीडेड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस, कंडीशन यहाँ पर मेंशन करनी है। तो कंडीशंस को अगर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, सो फर्स्ट कंडीशन के देयर विल बी हाई टेम्परेचर, और क्योंकि इसमें हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी स्पीड भी हाई होनी चाहिए। तो हमें पार्टिकल्स जो है वो हाई स्पीड पे मूव करते हुए चाहिए, particles moving at high speed। और सेकंड हमारे पास जो प्रेशर होगा, प्रेशर भी हमें हाई रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई है, प्रेशर भी हाई यूज करेंगे, ताकि आपके पास मैक्सिमम चांसेस हो न्यूट्रॉन के हिट करने को न्यूक्लियस में। तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास हाई होना चाहिए। और आप ये भी कह सकते हो कि जो डेंसिटी होगी पार्टिकल्स की वो हाई होगी। तो ये आपके पास सिंपल कंडीशंस हो गई न्यूक्लियर की। और इसके बाद जो है वो आपके पास ये पेपर कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये मई जून का था क्वेश्चन, पेपर 2, वेरिएंट 2। तो यहाँ पर आपके पास ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नए पेपर के साथ स्टार्ट करेंगे। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप नीचे सेक्शन में पूछ सकते हो।
तो नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर हम 2020 का पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।